तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 6, ठीक है, जो कि साइंस बुक रहने वाला है और ये पार्ट 2 है। अगर आप लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हो तो जाके वीडियो को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इस नोट्स से आप एग्ज़ाम में 100% मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। ये हैंड राइटिंग नोट्स है और आप लोग नोट्स बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि नोट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से मनुष्य में पोषण, ठीक है। कल यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे एक कोशिकीय के जीवों के नाम, अमीबा और पैरामीशियम, यहाँ तक हम लोग कल पढ़ लिए थे। तो आज यहाँ पे पार्ट 2 का हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला है मानव पाचन तंत्र। तो ये क्या होता है, सो देखो, भोजन के अंतर्गत से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग, ग्रंथियां आदि सम्मिलित है, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, ठीक है। किसके साथ कार्य करता है, सामंजस्य के साथ कार्य करता है। यह पाचन तंत्र कहलाता है, ठीक है। यानी कि अलग अलग ग्रंथियां का काम रहता है पाचन करने के लिए, ठीक है। पाचन में भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। तो भोजन कैसे पचता है, सबसे पहला जो एंजाइम होता है, ठीक है, हमारे मुंह में जो एंजाइम रहता है उसकी सहायता से पचता है। फिर छोटे छोटे वो घुल जाता है हमारे पेट में जाके, तब जाके बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, तब जाके हमारा खाना को पचता है। पाचन तंत्र जिनमें दो रचनाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो पाचन तंत्र है वो दो रचनाओं से मिलकर बना होता है। पहला है आहार नाल और दूसरा है पाचक ग्रंथियाँ। तो सबसे पहला है आहार नाल को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। मनुष्य की आहार नाल लंबी कुंडलियाँ एवं पेशीय संरचना है, ठीक है। मनुष्य की जो आहार नाल होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी और कुंडलित एवं पेशीय संरचना है, ठीक है। पेशी का बना होता है, जो मुंह से लेकर गुर्दा तक फैली रहती है। कहाँ से फैली रहती है, मुंह से लेकर गुर्दा तक फैली रहती है। मनुष्य में आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 8 से 10 मीटर आहार नाल लंबी होती है। आहार नाल के प्रमुख अंग निम्न है। तो आहार नाल के कौन कौन से निम्न, सो देखो, सबसे पहला है मुख, दूसरा में है ग्रास नली, तीसरा में है ग्रास नली, और उसके बाद है अमाशय, उसके बाद है छोटी आंत, उसके बाद है बड़ी आंत, ठीक है। उसके बाद क्या है, बड़ी आंत है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं मुख। तो मुख क्या है, मुख दो गतिशील पेशीय होठों के द्वारा घेरा होता है, ठीक है, और जिन्हें ऊपरी होठ व निचला होठ कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, मुंह कहते हैं, ठीक है। मुंह जो होता है मुख गुहा में घुलता है, ठीक है। मुख कहाँ पे घुलता है, मुख का गुहा में घुलता है। भोजन को हाथों द्वारा निवाले के रूप में मुख में रखा जाता है। उसके बाद है ग्रसनी, ठीक है, ग्रसनी। तो ये ग्रसनी क्या है, सो देखो, ग्रसनी में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ठीक है। ग्रसनी जो होता है इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। यह भोजन को ग्रसिका में भेजने का कार्य करती है, ठीक है। यह ग्रसिका को क्या करती है, सिर्फ ये भेजने का काम करती है, ठीक है, भोजन को, और इसका कुछ काम नहीं है। उसके बाद देखते हैं ग्रास नली, ठीक है। तो यह ग्रास नली, यह ग्रासनी को अमाशय में जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। ग्रास नली क्या काम करती है, अमाशय में जोड़ने का कार्य करती है, किसको, ग्रसनी को, और अंत में अमाशय में खुलती है। और ये अंत में कहाँ पे खुलती है, ग्रास नली अमाशय में जाके खुलती है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अमाशय। तो अमाशय भोजन को पचाने का कार्य करता है, ठीक है। भोजन कहाँ पे पचता है, अमाशय में पचता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अमाशय में क्या होता है, हमारा भोजन वहीं पे पचता है। उसके बाद है छोटी आंत। तो इस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है। तो छोटी आंत में क्या होता है, सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है, ठीक है। छोटी आंत में यहीं पे सबसे ज़्यादा पचता है। और बड़ी आंत में क्या होता है, इसका मुख्य कार्य जल, खनिज, लवण तथा अवशोषण तथा अपचित भोजन को मल द्वारा उत्सर्जित करना होता है, ठीक है। उसका जो खाना पच गया था वो तो बाहर निकलेगा,
ठीक है, तो बड़ी आंत का काम है बाहर निकालना। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका। तो हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियां द्वारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक स्रावित होता है। ठीक है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में स्रावित होता है, ये बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट रोल है खाना को पचाने का। यह आमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करके भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका बहुत ही अहम भूमिका है। अब हम लोग देखते हैं पाचक एंजाइमों का कार्य। तो एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक है जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर बढ़ा देते हैं। ये पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के पाचन की सुगम बनाते हैं। क्या बनाता है? सुगम बनाता है। मुख्य गुहा में एमिलेस नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करके इसे माल्टोज में बदलता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करके वो माल्टोज में उसको बदल देता है। उदर यानी कि उदर का मतलब होता है पेट। तो पेट में लाइपेज नामक एंजाइम वसा को वसा अम्ल में ग्लिसरॉल में बदलता है। ठीक है, पेट में क्या करता है? एक लाइपेज नामक एंजाइम रहता है। ठीक है, वसा को क्या करता है यानी कि फैट को क्या करता है? वो अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, ग्लिसरॉल में बदलता है। कौन बदलता है? ये माल्टोज। ठीक है, आगे समझ में। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं यकृत के कार्य। यकृत, तो यकृत का मतलब होता है किडनी। तो यकृत पीत रस का स्रावन करता है। ठीक है, यकृत क्या करता है? पीत रस उसमें स्रावन करता है जो आमाशय से आए भोजन को क्षारीय बनाता है। उसका जो आमाशय से जो भोजन आता है उस भोजन को क्या बनाता है? क्षार बना देता है। उसके बाद यहाँ पे यकृत ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संचय करता है। ठीक है, यकृत उसके बाद क्या करता है? ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संचय करता है। अब यहाँ पे यकृत वसा एवं विटामिन का संचय करता है और इसके बाद यकृत क्या करता है? वसा एवं विटामिन का संचय करता है। अब यहाँ पे यकृत वसा के इम्लीकरण से सहायक होता है जो भोजन को सड़ने से रोकता है। ठीक है, इमल्सीकरण जो होता है वो सहायक होता है किसके लिए? भोजन को सड़ने के लिए। ठीक है, भोजन को सड़ने में क्या करता है? वो रोकता है। कौन? ये इमल्सरीन। आगे समझ में। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं वसा। तो कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन द्वारा विघटन शोषण कहलाता है। ठीक है, कार्बनिक जो भोज्य पदार्थ रहता है वो ऑक्सीकरण के द्वारा विघटन हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? शोषण कहेंगे। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस क्रिया में क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। शोषण के प्रकार तो कितने प्रकार है इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है वश्य शोषण। ठीक है, सबसे पहला प्रकार क्या है? वश्य शोषण है। उसके बाद है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को वश्य शोषण कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को हम लोग क्या कहेंगे? वायवीय शोषण कहेंगे। ठीक है, वायवीय शोषण अधिकांश प्राणियों एवं पादपों द्वारा संपन्न किया जाता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण होकर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा मोचित ऊर्जा यानी कि ATP, ठीक है, क्या नाम है इसका? ATP नाम है। ATP का निर्माण होता है और वायवीय शोषण में ऊर्जा मोचन अद्वितीय होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कोशिकीय द्रव में और ग्लाइकोज, ये है ग्लूकोज। उसके बाद ये पायरुवेट। पायरुवेट जो होता है ये दो अणु से मिलकर बना होता है। उसके बाद यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन, तो ये आ गया यहाँ पे ATP। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ADP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आगे समझ में। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अवायवीय शोषण। तो अवायवीय शोषण इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट है ATP। ठीक है, ATP बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है? इसका पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ATP ऊर्जा मुद्रा है। ठीक है, इसका क्या है? ऊर्जा मुद्रा है।
और श्वसन क्रिया में विमोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एटीपी क्या काम करता है। तो इन एटीपी का प्रयोग शरीर की विभिन्न क्रियाओं में किया जाता है। इन एटीपी का प्रयोग कहाँ पे होता है? शरीर के विभिन्न क्रियाओं में होता है। ठीक है, एटीपी के एक उच्च ऊर्जा बंधन यानी कि बंध के खंडित होने से 30.5 kJ यानी कि मोल के तुल्य ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, आगे समझ में। अब यहाँ पे देखते हैं पौधों में श्वसन क्रिया। तो पौधों में जो है श्वसन क्रिया कैसा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। तो पौधों में ऑक्सी तथा अनॉक्सी दोनों प्रकार का श्वसन पाया जाता है। ठीक है, पौधों में कितने प्रकार का श्वसन पाया जाता है? 2 प्रकार का, एक होता है ऑक्सी और दूसरा होता है अनॉक्सी। ऑक्सी श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है और ऑक्सी का जो श्वसन होता है उसमें वो किसकी उपस्थिति में होता है? वो होता है वायु की उपस्थिति में। ठीक है, ऑक्सी। और इसमें रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु उपरिंद्र गुहा में प्रयोग करती है। कहाँ पे ये प्रयोग करती है? ऊपर रंध्र में। अब यहाँ पे CO2 युक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु बाहर निकालती है। उसके बाद ये क्या निकालती है? कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकालती है। यह प्रक्रिया पौधों में लगातार होती है जिसमें गैस विनिमय 2 चरणों में होता है। ठीक है, आगे समझ में। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं श्वसनिक कोशिकाओं तथा अंत कोशिकाओं वायु के बीच गैसों का विनिमय। उसके बाद है वातावरणीय वायु तथा अंत कोशिका वायु में विनिमय। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जंतुओं में श्वसन। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जंतुओं में श्वसन। तो जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने पर उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। ठीक है, स्थलीय प्राणी तथा ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, इसको हटाओ। भिन्न भिन्न प्राणियों के श्वसन भिन्न भिन्न तरीके से पाया जाता है। ठीक है, जितने भी अलग अलग प्राणी है वो सब अलग अलग सांस लेते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे, तो यहाँ पे देखते हैं, उसको अच्छे समझते हैं। सरल एक कोशिकीय प्राणी जैसे अमीबा में श्वसन कोशिका कला द्वारा गैसों में साधारण विसरण द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ प्राणी जैसे केंचुए अपनी त्वचा द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं। ठीक है, केंचुए कैसे सांस लेते हैं? केंचुए तो आप लोग देखे होंगे बरसात के दिनों में जो निकलता है, तो वो सांस लेता है अपनी त्वचा के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे जलीय जंतु जैसे मछली तो अपने मुंह द्वारा जल लेती है। ठीक है, अपने मुंह के द्वारा क्या लेती है? वो जल लेती है तथा बलपूर्वक इसमें क्लेमो तथा पहुँचती है, जहाँ विलय ऑक्सीजन रुधिर में विसरित हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए श्वास रंध्र तथा श्वास नली पाए जाते हैं। और कीटों में यानी कि कीड़े मकोड़े में क्या होता है? अलग अलग श्वास नली पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्थलीय प्राणियों जैसे पक्षी, कुत्ता, मनुष्य आदि में श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। उसके बाद स्थलीय प्राणियों में क्या होता है? जैसे कि पक्षी, कुत्ता, मनुष्य में तो ये श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। ठीक है, ये होता है मनुष्यों में ज़्यादातर और पक्षी में और कुत्ता में ये होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे पार्ट 3 को। आज मैं चैप्टर को पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मनुष्य में श्वसन कैसे होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते रहिए वरना दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य में श्वसन के लिए एक जटिल प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है। यानी कि मनुष्य में श्वसन के लिए एक जटिल प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग सांस लेते हैं तो उसका क्या नाम है। ठीक है, मनुष्य का श्वसन तंत्र, उस श्वसन तंत्र का आप लोग नाम कमेंट कीजिए। तो मनुष्य में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? फेफड़ों द्वारा। आप लोग कमेंट करेंगे नो, हमको पता है। मनुष्य के श्वसन को फुसफुसीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय श्वसन। ठीक है, फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है।
एक होता है श्वसन मार्ग और दूसरा होता है फेफड़ा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे श्वसन मार्ग, तो श्वसन मार्ग क्या है सो देखो, श्वसन मार्ग से होकर वायु फेफड़े में प्रवेश करती है तथा बाहर जाती है। सांस लेने तथा निकालने की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। वायु मार्ग निम्नलिखित भाग में होती है। तो कौन कौन से भाग में होती है सो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला यहाँ पे नासा मार्ग। ये नासा मार्ग जो है क्या है, एक जोड़ी बाह्य नासादार नासिका में अग्र छोर पर स्थित होते हैं। नासादार से ग्रसनी तक के पथ को नासा मार्ग कहते हैं। यह नासा पट द्वारा दो भागों में बांटा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रसनी, उसके बाद है तीसरा यहाँ पे स्वर यंत्र और तीसरा है यहाँ पे ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया को देख लीजिए। वायुनाल ग्रीवा से होकर वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। वायुनाल की भित्ति में उपस्थिति के बने सी आकार के छल्ले होते हैं जो इसे पिचकने से रोकते हैं, ठीक है। ट्रैकिया जो होता है ये सी आकार का ऐसे बना होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं श्वासनी। तो ये श्वासनी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वह गुहा में प्रवेश करने के पश्चात वायुनाल दो श्वासनियों में विभाजित हो जाती है। तो कौन कौन से में होती है, प्रत्येक श्वासनी अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो सबसे पहला यहाँ पे फेफड़े, ठीक है। तो फेफड़ा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वह गुहा में दो फेफड़े हृदय के पार्श्व में स्थित होते हैं, ठीक है। फेफड़े कहाँ पे स्थित होते हैं, हृदय के पार्श्व में। तो प्रत्येक फेफड़ा गुलाबी कोमल एवं स्पंजी रचना है, ठीक है। ये फेफड़े बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से समझना। फेफड़ा जो होता है ये गुलाबी रंग का होता है, कोमल होता है और स्पंजी टाइप का बना रहता है। प्रत्येक फेफड़ा प्लूरल कला से घिरा होता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फेफड़ा किससे घेरा हुआ रहता है, प्लूरल कला से घिरा रहता है। फेफड़ों में महीन नलिकाओं जाल फैला रहता है और छोटे छोटे बहुत ही ज़्यादा साइड में क्या होता है, जाल फैला रहता है, ठीक है। इस जाल को श्वासनी वृक्ष कहते हैं और इस जाल को हम लोग क्या कहेंगे, श्वासनी वृक्ष कहेंगे। एक पेड़ की तरह, एक पेड़ की जड़ की तरह रहता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ पे मनुष्य की श्वास। तो मनुष्य में श्वास लेने की क्रियाविधि को चरणों में पूर्ण होती है, ठीक है। अलग अलग होती है सांस लेने की विधि। तो सबसे पहला क्या है, निश्वासन, ठीक है। निश्वासन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वायुमंडलीय वायु को खींचकर फेफड़ों में भरने की क्रिया निवसन कहलाती है, ठीक है। इसमें O2 युक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़े में प्रवेश करती है। अब यहाँ पे इसमें फ्लोरल गुहाओं का आयतन बढ़ जाता है। अब है यहाँ पे उच्च श्वसन, ठीक है। उच्च श्वसन, तो उच्च श्वसन क्या है सो देखते हैं। फेफड़ों की वायु में बाहर निकाला जाना उच्च श्वसन कहलाता है। यदि आप लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है, और फिर छोड़ रहे हैं, तो इस छोड़ने को हम लोग क्या कहेंगे, उच्च श्वसन। इसमें CO2 युक्त वायु फेफड़े से बाहर निकलती है और उसके बाद जब आप लोग सांस को छोड़ते हो तो क्या बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं। इसमें प्लूरल गुहाओं का आयतन कम होता है और इसमें प्लूरल गुहाओं का आयतन क्या होता है, यानी कि आयतन का मतलब होता है क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस बोल सकते हैं कि एरिया टाइप का। तो एरिया बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे वहन। तो मानव में वहन कैसा होता है, मानव शरीर में रुधिर वहन के लिए, ठीक है, रुधिर का मतलब होता है खून, तो एक तरल माध्यम का कार्य करता है। इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं, ठीक है। तरल संयोजी ऊतक भी इसे कहते हैं। रुधिर के प्रमुख दो भागों में होते हैं, ठीक है। और रुधिर के प्रमुख कितने भागों में होते हैं, दो भागों में होते हैं। कौन कौन से, तरल भाग प्लाज्मा, ठीक है। तो ये होता है तरल भाग प्लाज्मा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हृदय को, ठीक है। हृदय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने इसको स्किप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हृदय को देखते हैं। तो मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, ठीक है। मनुष्य का जो हृदय होता है वो किस तरफ रहता है, बाईं ओर रहता है, ठीक है। आप लोग बाईं ओर टच करके देखिए, वहाँ पे
धक धक का आवाज़ आएगा। ठीक है, इसका आकार बंद मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, आप लोग मुट्ठी बांधिए और देखिए कि इसका आकार कितना छोटा होगा। ठीक है, मनुष्य के हृदय के 4 भाग होते हैं। ठीक है, मनुष्य के हृदय के कितने भाग होते हैं? 4। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हृदय, इसको ध्यान से समझना। 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। ठीक है, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय भी होते हैं। बाया आलिंद, दाया निलय तथा बाया निलय और विभेदित कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है दाया आलिंद, उसके बाद होता है बाया आलिंद। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है दाया निलय और चौथा होता है बाया निलय। तो ये होता है 4 भाग फेफड़े का। अब देखते हैं यहाँ पे अलिंद ऊपर की ओर तथा निलय नीचे की ओर होता है। ठीक है, अलिंद किधर रहता है? ऊपर की तरफ, और निलय जो होता है वो नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, दाया अलिंद और दाया निलय में तथा बाया अलिंद और बाएं निलय में खुलता है। ठीक है, बाएं अलिंद तथा बाएं निलय, इसको ध्यान समझना। ठीक है, गड़बड़ाना नहीं है। बाएं अलिंद तथा बाएं निलय के बीच द्विवलनी कपाट होता है। ठीक है, तथा दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच त्रिवलनी कपाट होता है। ठीक है, दाएं अलिंद से महाशिरा आकार मिलता है तथा बाएं अलिंद से फुफ्फुस शिरा आकार मिलता है। ठीक है, आप लोग ये नोट्स बिल्कुल याद कर लेना, एग्ज़ाम में पूछेगा ये। ठीक है, ये एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं परिसंचरण तंत्र। तो ये परिसंचरण तंत्र क्या है सो देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ पे मानव के शरीर में उपस्थित ऐसा तंत्र जो पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन्स तथा अपशिष्ट पदार्थों को परिवहन करता है, उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है रक्त, उसके बाद है हृदय, उसके बाद है रक्तवाहिका। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रक्त को। ठीक है, रक्त का मतलब होता है खून। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, तरल एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी उत्तक है, जो शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्व जैसे कि गैस, हार्मोन्स तथा अपशिष्ट पदार्थों को परिवहन करता है, उसे रक्त कहते हैं। इसका pH 7.4 होता है। ठीक है, इसका pH मान कितना होता है? 7.4। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, हम लोग का ब्लड कहाँ पे बनता है? तो हम लोग का खून बनता है लाल अस्थि मज्जा में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नवजात शिशु में रक्त का निर्माण पलिहा में होता है। ठीक है, जो बच्चा जन्मता है उसका तो खून जो बनता है तो वो कहाँ पे बनता है? पलिहा में। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब यहाँ पे एक सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर रक्त होता है। ठीक है, आप में और हम में कितना ब्लड होगा? खून होगा सिर्फ 5 लीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रक्त को, तो रक्त जो है प्लाज्मा, तो रक्त में प्लाज्मा कितना रहता है? तो रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होता है 55% और रुधिर कणिकाओं की मात्रा होता है 45%। ठीक है, ये होता है द्रव भाग, जबकि 55 में से जल होता है 92%। ठीक है, जल के प्लाज्मा जो बना रहता है वो जल का 92% का बना होता है। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ रहता है सिर्फ 8%। ठीक है, रुधिर कणिका जो होती है 45% रहता है, और ठोस भाग यानी कि RBC और WBC, ये 2 भागों में बांटा गया रुधिर कणिकाओं को और प्लेटलेट्स में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिका, ये इसको हम बोल सकते हैं इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इरिथ्रोसाइट। RBC का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। ठीक, यहाँ पे RBC में हेमोग्लोबिन नामक एक रंजक होता है। ठीक है, RBC में क्या होता है? एक हेमोग्लोबिन नाम का एक रंजक होता है, जिसके कारण RBC का रंग लाल होता है। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? हमारा खून लाल होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन के कारण।
आरबीसी रुधिर कणिकाओं का 99% भाग होती है। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स जो है ये रुधिर कणिकाओं का 99% भाग होती है। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होती है, ठीक है। और हमारा जो ब्लड बनता है वो कहाँ पे बनता है, लाल अस्थि मज्जा में बनता है, तो ये चीज़ याद कर लेना। उसके बाद यहाँ पे यह केंद्रक विहीन कणिका है, ठीक है। यह क्या है, केंद्रक विहीन कणिका है। उसके बाद यहाँ पे इनका जीवन काल 120 दिन होता है, ठीक है। 120 दिन होता है इसका जीवन काल। उसके बाद फिर से नया खून बनना स्टार्ट होता है 120 दिन के बाद से, ठीक है। ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। ये उसके बाद जो हमारा ब्लड है, अगर ब्लड ही नहीं रहेगा तो आदमी सीधा मर जाएगा। तो ये ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है, ऑक्सीजन भेजता है, ठीक है। पूरे बॉडी पे यही ऑक्सीजन भेजता है। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। इसका मतलब होता है श्वेत रुधिर कणिका, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइड, ठीक है। तो इसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। इसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसमें हेमोग्लोबिन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है वाइट ब्लड सेल्स में। यह रंगहीन होता है, ये कोई भी कलर का नहीं रहता है, ठीक है। WBC का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। WBC का निर्माण कहाँ पे होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद है WBC शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा करती है, ठीक है। इसको हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं, ठीक है। जिसका जितना WBC रहेगा वो उतना कम बीमार पड़ेगा तथा यह प्रतिरक्षा प्रदान करती है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि WBC। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स। इसको हम लोग बोल सकते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट। तो यह केंद्रक विहीन कोशिका होती है। क्या होती है, केंद्रक विहीन कोशिका। इसका जीवन काल 10 दिन होता है, ठीक है। इसका जीवन काल कितना होता है बिम्बाणु का, 10 दिन, ठीक है। प्लेटलेट्स, आप लोग नाम सुने होंगे। यदि आप लोगों का घाव होता होगा तो उसको भरने में कम से कम 10 दिन का समय लगता है, ठीक है। यह रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। रक्त का थक्का क्या करता है, ये जमा देता है रक्त का थक्का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं परिसंचरण तंत्र। तो ये परिसंचरण तंत्र क्या है सो देखते हैं। तो मनुष्य में O2 व CO2 पोषण पदार्थों, उत्सर्जित पदार्थों तथा स्रावित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने तथा लाने वाले तंत्र को रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है। एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिसंचरण। यानी कि परिसंचरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब यहाँ पे खुला परिसंचरण तंत्र, तो इसमें रुधिर किसी प्रकार की वाहिनियों में नहीं बहता है। रुधिर अंतरंगों के आसपास पाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का दाब उत्पन्न नहीं होता है। झींगा, कीट आदि जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बंद परिसंचरण तंत्र। तो रुधिर यानी कि खून महीन लचीली धमनियों एवं सिराओं से बहता है, ठीक है। तो बंद परिसंचरण तंत्र कहाँ से बहता है, तो जो हमारा रुधिर रहता है, खून रहता है, वो कहाँ से, धमनियों एवं सिराओं से बहता है। तो रुधिर हृदय के विभिन्न अंगों को पंप किया जाता है, ठीक है। रुधिर जो होता है वो विभिन्न अंगों में पहुंचता है, पंप करता है। इसमें रुधिर दाब उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, रुधिर का दाब क्या होता है, उत्पन्न होता है। मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उसके बाद मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नलिकाएं रुधिर वाहिका। तो शरीर में रुधिर के विसरण करने पर एकत्र करने के लिए असंख्य नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन से प्रकार की होती है, तो सबसे पहला प्रकार है धमनी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल से नोट्स बना लेना। तो ये मोटी और लचीली दीवार वाली नलिका है।
ठीक है। धमनी जो होती है यह मोटी होती है और लचीली दीवार टाइप की रहती है। उसके बाद यहाँ पे यह शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर में विभिन्न अंगों में पहुँचाती है। यह रुधिर को क्या करती है, हृदय से शरीर से विभिन्न अंगों तक पहुँचाती है। ठीक है। धमनी जो होता है ये ले जाने का काम करता है, यानी कि पोस्टमैन का काम करता है। कौन? धमनी। तो इसमें वाल्व अनुपस्थिति होता है। उसके बाद इसमें रुधिर का बहाव तीव्र गति के साथ होता है। तो इसमें रुधिर का बहाव क्या होता है, बहुत ही स्पीड होता है, यानी तीव्र गति से होता है। अब यहाँ पे शिरा, ठीक है, तो ये पतली और दृढ़ दीवार वाली सक्रिय नलिका होती है। यह बहुत ज़्यादा क्या होती है, पतली होती है और सक्रिय। ठीक है। ये अशुद्ध रुधिर को, यानी कि अशुद्ध रुधिर, ठीक है ना, शरीर के अंगों से हृदय में ले जाती है, उसको फिर से शुद्ध करने के लिए। इसमें वाल्व उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? वाल्व उपस्थित होते हैं। कौन? किसमें? शिरा में। उसके बाद यहाँ पे रुधिर का बहाव सामान्य व धीरे धीरे होता है, और रुधिर का जो बहाव होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे बहाव होता है। अब यहाँ पे कोशिकाएं, ठीक है, केशिकाएं तो किसी अंग या ऊतक में पहुंचकर धमनी उत्तरोक्त अत्यधिक पतली वाहिनियां बनाती है, जिसमें केशिका कहते हैं। केशिका एक मोटी कोशिका होती है जिसमें इनमें होकर ऊतकों, गैसों व अन्य पदार्थों का विनिमय सरलता से हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं इसका पार्ट 4 को। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पार्ट 4। तो सबसे पहले यहाँ पे रक्त दाब। तो ये रक्त दाब क्या है, सो देखो, रुधिर वाहिकाओं में भित्ति के विरुद्ध जो दाब उत्पन्न होता है उसे रक्त दाब कहते हैं। तो यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। रक्त दाब का सबसे पहला परिसंचरण स्टीफन हेल्स ने घोड़ों पर किया था। ठीक है। रक्त दाब का सबसे पहला परिसंचरण कहाँ हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस सबसे पहला हुआ था घोड़ों पर। किसने किया था? स्टीफन हेल्स ने किया था। ठीक है, किसने किया था? स्टीफन हेल्स ने। रक्त दाब के प्रचार, ठीक है, तो रक्त दाब के कितने प्रकार है सो देखते हैं यहाँ पे। तो रक्त दाब के सबसे पहला प्रकार है पंकुचन दाब, और दूसरा में है अनुशीतलन दाब। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ना, बस ये दोनों को जान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पादपों में परिवहन। ठीक है, तो पादपों में परिवहन कैसा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले यहाँ पे पौधे पर्यावरण से गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थ लेते हैं, फिर किसी भी उन्हें नाइट्रोजन, फास्फोरस, लो कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि अनेक पदार्थों की आवश्यकता विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे कि पोषक पदार्थ आदि निर्माण के लिए होती है। ऐसे अनेक पदार्थ मृदा के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। ये पदार्थ पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद यहाँ पे जाइलेम, ठीक है, ये एक लाइन है। पादप परिवहन तंत्र दो प्रकार के जटिल ऊतकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, सबसे पहला बना होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो ये पौधों के लिए है। ठीक है, जैसे हम लोग के लिए था ना धमनी और शिरा, तो ये भी है पौधों के लिए जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या होता है, ये ऊतक तंत्र जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों, लवणों के पौधों के विभिन्न भागों जैसे तना, पत्तियों व पुष्पों के आदि में पहुंचाता है। ठीक है, यानी कि ये जाइलम जो होता है ले जाता है और फ्लोएम उधर से ले आता है। ठीक है, जल का परिवहन, ठीक है, जल का परिवहन भी होता है। उसके बाद यहाँ पे भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको देख लीजिए। उत्सर्जन, तो उत्सर्जन क्या होता है, तो शरीर में होने वाली विभिन्न उपचाई, ठीक है, जो कि हमारा खाना पच गया होता है। ठीक है, उपाच्य क्रियाओं में विभिन्न नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को बाहर निकालना जाना उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। तो मानव में भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वृक्क है। ठीक है, उसके बाद ये मूत्रवाहिका, उसके बाद ये मूत्राशय।
तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप लोग चाहो तो नोट्स बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे वृक्कणों में नेफ्रॉन, कृत्रिम वृक्क, ठीक है फ्रेंड्स। पादपों में उत्सर्जन भी होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो पादपों में मुख्य उत्सर्जी उत्पाद O2 यानी कि ऑक्सीजन और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें क्रमशः श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं में प्रयुक्त या बाहर उत्सर्जित क्रिया होती है। पादपों के बहुत से ऊतकों में मृत कोशिकाएं पाई जाती है, और पादपों के बहुत से ऊतकों में क्या होता है, मृत कोशिका होता है, पेड़ पौधों के ऊतकों में, ठीक है। कुछ अपशिष्ट उत्पाद जैसे रेंजिन, गोंद आदि पुराने जाइलम से संचित रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कल हम लोग चैप्टर 7 को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।